वो सलीबी लड़की जिसने अली बिन सुफियान के एक आदमी से मालूम कर लिया था कि ये 100 आदमी सलीब के आदमी नहीं, उसे खेमे में अकेला छोड़कर और उसे ये कहकर चली गई कि वो ये देखने जा रही है कि उसके साथी सो गए हैं या नहीं। उसने अपने साथियों को ये बताया कि वो धोखे में आ गए हैं। ये सब मिस्री फौज के लड़ाका जासूस हैं और इनका कमांडर अली बिन सुफियान है, जो सुराग रसानी और जासूसी का माहिर सरबराह है। इस इंकिशाफ ने उन सलीबियों को चौंका दिया और वो सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके लिए वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। लड़की उस मिस्री जासूस के पास चली गई ताकि उसे फांसी रखे। एक सलीबी बाहर निकला और अली बिन सुफियान को ढूंढने लगा, मगर वो उसे न मिला। उस वक्त अली बिन सुफियान तौफीक जवाद के घर बैठा हुआ था। ये सलीबी यही मालूम करना चाहता था कि अली बिन सुफियान यहीं है या कहीं गया हुआ है। उसे गैर हाजिर देखकर सलीबी ने खतरा महसूस किया कि अली बिन सुफियान उनकी गिरफ्तारी का इंतजाम करने गया है। उसने अपने साथियों को जाकर बताया कि वहां से फौरन निकलने की तरकीब करें। रात आधी गुजर गई थी। ये लोग शहर से नावाकिफ थे। दिन के वक्त वो अपनी मंजिल ढूंढ सकते थे। रात को लड़कियों को साथ साथ लिए फिरना मुनासिब नहीं था। एक ने मशवरा दिया कि सराय में चले चलते हैं, वहां जाकर कहेंगे कि हम काहिरा के ताजिर हैं, बाहर खुले मैदान में सो नहीं सकते, इसलिए सराय में रात गुजारना चाहते हैं। उन्होंने एक आदमी को चोरी छुपे इस काम के लिए भेज दिया कि सराय तलाश करे और वहां से मालूम करे कि रात के वक्त 4 आदमियों और 4 औरतों को जगह मिल सकती है या नहीं। अगर जगह मिल जाए तो वो यहाँ से अकेले अकेले निकलें और सराय में पहुंच जाएं। उनके लिए सामान एक मसला था। ये बज़ाहिर तिजारती सामान था, लेकिन उसमें ज़र्रो जवाहिरात और तोहफे थे जो वो सलीबियों की तरफ से उमरा के लिए लाए थे। वो चूंकि उमरा के पास जाने के लिए आए थे, इसलिए उन्हें ऐसा कोई खतरा न था कि पकड़े जाएंगे। उन्होंने बहरूप इसलिए धार रखा था कि उमरा के सिवा कोई उन्हें ना पहचान सके। उमरा से मिलकर उन्हें वहीं रहना और तखरीबकारी करनी थी, इसलिए वो अपनी असलियत छुपाए रखना चाहते थे। उनका भेजा हुआ आदमी सराय की तलाश में जा रहा था। गलियां और बाजार वीरान थे। उसे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था जिससे वो पूछता कि सराय कहाँ है। कुछ देर इधर उधर मारे मारे फिरने के बाद उसे सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। अंधेरे में इतना ही पता चलता था कि वो कोई इंसान है। वो करीब आया तो सलीबी ने उससे सराय के मुतालिक पूछा। उसने सर और आधे चेहरे पर चादर सी डाल रखी थी। उसने सलीबी को बताया कि सराय शहर के दूसरे सिरे पर है। फिर उससे पूछा कि वो इतनी रात गए सराय क्यों ढूंढ रहा है। ऐसे वक्त में उसके लिए सराय का दरवाजा नहीं खुलेगा। सलीबी ने उसे बताया कि वो आज ताजिरों के काफिले के साथ आए हैं। उनके साथ 4 औरतें हैं जिन्हें वो खैमों में नहीं रखना चाहते। उस आदमी ने कहा, हाँ, ये एक मसला है। तुम्हें शाम से पहले बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। आओ मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। तुम परदेसी हो, यहाँ से जाकर ये न कहो कि दमिश्क में तुम्हारी मस्तूरात खुले मैदान में पड़ी रहीं। मुझे अपने साथ ले चलो, मस्तूरात को साथ ले आओ, मैं सराय खुलवा कर जगह दिलवा दूंगा। वो आदमी सलीबी के साथ चल पड़ा और दोनों काफिले की खैमागाह तक पहुंच गए। सलीबी ने उसे एक जगह रोक कर कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ये कहकर वो खैमागाह के एक तरफ से घूमकर कहीं गायब हो गया। सलीबियों के खैमे दूसरी तरफ और जरा हटकर थे। उस आदमी ने अपने साथियों को बताया कि एक आदमी उसके साथ आया है जो उन्हें सराय में जगह दिला देगा। उसके साथ ही कुछ घबरा गए। ये आदमी भी धोखा दे सकता था, लेकिन वो ऐसे जाल में फंस गए थे जिससे निकलने के लिए उन्हें कोई ना कोई खतरा तो मोल लेना ही था। मिस्री जासूस जो सलीबी लड़की के झांसे में आ गया था, उसने लड़की को यहाँ तक बता दिया था कि खलीफा और उमरा सलीबियों के जेरे असर आ गए हैं। इसलिए अली बिन सुफियान बहरूप में 100 लड़ाका जासूसों के साथ आया है और उनका मिशन ये है कि यहाँ का जायजा लें कि सलीबी असरात कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए जंगी कार्रवाई जरूरी है या नहीं। लड़की ने अली बिन सुफियान का ये मिशन अपने साथियों को बता दिया था। ये बड़ी ही कारामद इत्तला थी जो सलीबी जासूस रात ही कठपुतली खलीफा तक पहुंचाकर खिराज तहसीन हासिल करना चाहते थे, और ये इत्तला वो अपने सलीबी हुक्मरानों तक भी पहुंचाना चाहते थे कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का रास्ता रोकने का बंदोबस्त कर लें। उन सलीबी जासूसों ने ये इरादा भी किया कि वो अली बिन सुफियान और उसकी पूरी जमात को खलीफा के हुक्म से गिरफ्तार करा दें। उन्होंने उस लड़की को बहुत ही खिराज तहसीन पेश किया जिसने मिस्री जासूस के सीने से ये राज उगलवा लिया था। ये मिस्री अब लड़की के खेमे में गहरी नींद सोया हुआ था और लड़की खेमे में नहीं बल्कि अपने साथियों के पास थी। उन्होंने ये फैसला किया कि अली बिन सुफियान के तमाम आदमी सोए हुए हैं, सब इकट्ठे निकल चलें, सामान और जानवरों को यहीं रहने दें। कल सुबह होते ही वो मिस्री जासूस को पकड़वा देंगे, फिर उनका सामान उन्हें मिल जाएगा। वो खैमागाह से भागना इसलिए चाहते थे कि उन्हें डर था कि अली बिन सुफियान रात को लड़कियां गायब कर देगा या उन सब को मरवा देगा या कोई धोखा देगा। बहरहाल रुकना ठीक नहीं था।
وہ سب خیمہ گاہ سے پرے پرے دبے پاؤں چل پڑے اور اس جگہ پہنچے جہاں ان کا ایک ساتھی ایک آدمی کو کھڑا کر گیا تھا، مگر وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ وہ سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ بیٹھے ہوئے اونٹوں کی اوٹ میں سے بہت سے آدمی اٹھے اور صلیبیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں ایک طرف لے گئے اور مشعلیں جلائی گئیں۔ علی بن سفیان نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے۔ انہوں نے جھوٹ بولے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، وہ آدمی کون تھا جو سرائی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا؟ ایک صلیبی نے کہا، وہ میں تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، اور جس سے تم نے سرائے کا راستہ پوچھا تھا وہ میں تھا۔ یہ محض اتفاق تھا اور اللہ کا کرم کہ علی بن سفیان توفیق جواد کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ یہ صلیبی سرائے کی تلاش میں جا رہا تھا۔ اس نے علی بن سفیان سے ہی سرائے کا راستہ پوچھا۔ اگر روشنی ہوتی تو صلیبی اسے پہچان لیتا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے علی بن سفیان نے سر پر رومال یا چادر ڈال رکھی تھی۔ صلیبی کی ایک ہی بات سن کر وہ جان گیا کہ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ وہ دھوکے میں آ گئے ہیں، لہٰذا بھاگنے کی فکر میں ہیں۔ علی بن سفیان کو معلوم تھا کہ یہ صلیبی بے شک جاسوس ہیں، لیکن انہیں یہاں عمرہ میں سے کوئی نہ کوئی پناہ میں لے لے گا۔ چنانچہ اس نے صلیبی کو خوش اخلاقی کا جھانسا دے کر پھانس لیا اور اس کے ساتھ خیمہ گاہ تک چلا گیا۔ وہ سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ صلیبی نے اس پر یہ کرم کیا کہ اسے اپنے خیموں سے دور کھڑا کر گیا۔ علی بن سفیان نے فوراً اپنے 2-3 آدمیوں کو جگا لیا اور نہایت عجلت سے انہیں بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ہدایات دے کر وہ خود صلیبیوں کے خیموں تک گیا۔ وہ سب لڑکیوں سمیت ایک خیمے میں جمع ہو گئے تھے۔ علی بن سفیان نے دبے پاؤں قریب جا کر ان کی باتیں سنی۔ وہ صرف یہ جان سکا کہ صلیبی جاسوسوں کو اس کا مشن معلوم ہو گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ راز فاش کس طرح ہوا ہے۔ اتنی دیر میں اس کے بہت سے آدمی اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق برچھیوں سے مسلح ہو کر اونٹوں کی اوٹ میں جا کر چھپ بیٹھے۔ صلیبیوں کو وہیں آنا تھا۔ وہ جو ہی وہاں پہنچے علی بن سفیان بھی آ گیا اور سب کو گھیر کر پکڑ لیا گیا۔ علی بن سفیان نے ان سے کہا، دوستو، تمہاری جاسوسی بہت کمزور ہے، تمہیں ابھی بہت سی تربیت کی ضرورت ہے۔ کیا جاسوس اس طرح سنسان گلیوں میں پھرا کرتے ہیں؟ اور کیا جاسوس کسی اجنبی کو پہچانے بغیر بات کیا کرتے ہیں؟ یہ فن مجھ سے سیکھو۔ ایک صلیبی نے کہا، اگر آپ یہ فن اپنے آدمیوں کو سکھا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیا آپ ہماری اس مہارت کی تعریف نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ کے ایک آدمی سے آپ کی اصلیت معلوم کر لی ہے؟ یہ تو قسمت کا کھیل ہے، آپ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ اگر ہمارا قائد مارا نہ جاتا تو ہم یوں نہ بھٹک جاتے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، مجھے وہ آدمی بتاؤ گے جس نے راز فاش کیا ہے؟ ایک لڑکی نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا، وہ اس خیمے میں سویا ہوا ہے، وہ میرے دھوکے میں آ گیا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ باتیں اب قاہرہ چل کر ہوں گی۔ صبح طلوع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ تاجروں کا قافلہ جا رہا ہے۔ اونٹوں پر جہاں تجارتی سامان لدا ہوا تھا وہاں خیمے بھی لدے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان اور اس کے 100 آدمیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا کہ لپٹے ہوئے خیموں میں 4 لڑکیاں اور 4 آدمی لپٹے ہوئے ہیں۔ علی بن سفیان نے روانگی سے کچھ دیر پہلے سحر کی تاریکی میں ایک صلیبی کو ایک خیمے میں لپیٹ کر اونٹوں پر لاد دیا تھا۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ دم گھٹنے سے مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے۔ قافلہ دمشق سے نکل گیا اور جب شہر اتنی دور پیچھے رہ گیا کہ نظر بھی نہ آتا تھا، اس نے صلیبیوں کو خیموں سے نکالا۔ سب زندہ تھے، لڑکیوں کو اونٹوں پر اور مردوں کو گھوڑوں پر سوار کر لیا گیا۔ صلیبیوں نے رہائی کے لیے وہ تمام زر و جواہرات اور سونے کے ٹکڑے پیش کیے جو وہ خلیفہ اور عمرہ کے لیے لائے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ ساری دولت تو ویسے بھی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اس وقت ریمانڈ نام کا ایک صلیبی تریپولی کا حکمران تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جو آج لبنان کہلاتا ہے۔ دوسرے صلیبی حکمران یروشلم اور گرد و نواح میں تھے۔ نور الدین زنگی کی وفات پر وہ سب بہت خوش تھے۔ وہ ایک کانفرنس کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کر لی تھی۔ حلب کا امیر شمس الدین تھا۔ اس کے مطابق فرنگیوں کا ایک کمانڈر سیزر اپنی فوج حلب تک لے گیا تھا۔ حلب کا امیر شمس الدین تھا۔ سیزر نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ حلب اس کے حوالے کر دے یا صلح نامے پر دستخط کر کے تاوان ادا کرے۔ شمس الدین نے اس ڈر سے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے کہ دمشق اور موصل کے عمرہ اسے جنگ میں الجھا ہوا دیکھ کر اس کی مملکت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس ایک ہی کامیابی سے صلیبی دلیر ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ مسلمان عمرہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہیں خطرہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی سے تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے کردار سے آگاہ تھے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ سلطان ایوبی دمشق یا ان علاقوں میں کہیں بھی آ گیا تو وہ تمام عمرہ کو متحد کر لے گا۔ چنانچہ وہ عمرہ کو بہت جلد اپنے اتحادی بنا لینے کی کوشش کر رہے تھے۔
रिमांड ने खलीफा अल मलिक अल सालेह को एक एलची के जरिए तहाइफ के साथ ये पेशकश भी भेज दी कि वो उसे जरूरत के वक्त फौजी मदद देगा। इस्लाम की बका और आबरू कच्चे धागे से लटक रही थी। उसका दारोमदार सुल्तान अय्यूबी के इक़दाम पर था। एक साथ जो गुजर जाती थी इस्लाम को तबाही के करीब ले जाती। सुल्तान अय्यूबी काहिरा में अली बिन सुफियान का इंतजार कर रहा था। उसे अली बिन सुफियान की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ फैसला करना था। वो बगदाद, दमिश्क और यमन वगैरह पर फौजकशी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका था। इसके लिए मुश्किल ये थी कि मिस्र के अंदरूनी हालात ठीक नहीं थे और फौज कम थी। वो मिस्र से ज्यादा नहीं बल्कि कम से कम फौज अपने साथ ले जा सकता था, और यही एक खतरा था जो उसे परेशान कर रहा था कि इतनी कम फौज से वो क्या कामयाबी हासिल कर सकेगा। इसके बावजूद उसने फौजकशी के सिवा दूसरा कोई इक़दाम सोचा ही नहीं। वो दिन में एक दो बार अपने मकान की छत पर जाकर उस समत देखा करता था जिस समत से अली बिन सुफियान को आना था। वो उफक पर नजरें गाड़ देता। एक रोज उसे उफक पर गर्द के बादल नजर आए जो जमीन से उठे और ऊपर ही ऊपर उठते और फैलते गए। सुल्तान अय्यूबी ऊपर ही खड़ा रहा। गर्द का बादल आगे ही आगे आता गया, फैलता गया, और फिर उसमें से घोड़ों और ऊंटों के हयूले नजर आने लगे। वो अली बिन सुफियान का ही काफिला था। उसने रास्ते में बहुत थोड़े पड़ाव किए थे। उसे जब काहिरा के मीनार नजर आने लगे तो उसने ऊंट और घोड़े दौड़ा दिए। उसे एहसास था कि गुजरते हुए लम्हों की कीमत क्या है, और उसके इंतजार में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रात को सोता भी नहीं होगा। फिर वो लम्हा आ गया जब गर्द से अटा हुआ अली बिन सुफियान सुल्तान अय्यूबी के सामने खड़ा था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे नहाने धोने की मोहलत न दी। वो खबरें सुनने के लिए बेताब था। उसके लिए खाना वगैरह वहीं लाने का हुक्म देकर उसे दफ्तर में ले गया। अली बिन सुफियान ने उसे तफसीली रिपोर्ट दी। नूरुद्दीन जंगी की बेवा का पैगाम, उसके जज्बात और तासुरात सुनाए। सालार तौफीक जव्वाद से जो बात हुई थी वो सुनाई, और आखिर में बताया कि वो दमिश्क से एक तोहफा लाया है। ये तोहफा 4 सलीबी जासूस मर्द और 4 लड़कियां थीं। उसने सुल्तान अय्यूबी से कहा, मैं शाम से पहले कुछ कीमती मालूमात इन लोगों से हासिल कर लूंगा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फौजी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अली बिन सुफियान ने कहा, करनी पड़ेगी और हम जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि खाना जंगी नहीं होगी। सुल्तान अय्यूबी ने अपने 2 ऐसे फौजी मुशीरों को बुलाया जिन पर उसे कुल्ली तौर पर एतमाद था। वो आए तो उसने कहा, मैं तुमसे अब जो भी बात करूंगा वो अपने सीने में उतार लेना। तुम दोनों के अलावा अली बिन सुफियान तीसरा आदमी होगा जो इस राज से वाकिफ होगा। उसने उन्हें दमिश्क और दीगर तमाम इस्लामी रियासतों और जागीरों के अहवालों का वाइफ सुनाए। अली बिन सुफियान की लाई हुई रिपोर्ट सुनाई और कहा, अल्लाह की फौज अल्लाह के हुक्म की तामील किया करती है। अमीर और खलीफा की इताअत हम पर फर्ज है, लेकिन अमीर और खलीफा ही अल्लाह के अजीम मजहब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के दुश्मन हो जाएं तो अल्लाह के सिपाही पर फर्ज आयद होता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को बचाएं। अगर मेरा वजूद मुल्क मिल्लत के लिए खतरे और बदनामी का बायस बने तो तुम्हारा फर्ज है कि मेरा सर मेरे धड़ से जुदा कर दो, या मुझे बेड़ियां पहनाकर कैद खाने में फेंक दो और मुल्क में अहकाम खुदाबंदी नाफिज करो। आज यही फर्ज हम पर आयद हो गया है। हमारा खलीफा कौमी गैरत और वक़ार से दस्तबरदार होकर इस्लाम के दुश्मनों के हाथों में चला गया है। उनसे मदद मांग रहा है, उनके जासूसों को पनाह दे रहा है। उसके हाशिया बरदार ऐशो इशरत में डूब गए हैं। सल्तनत इस्लामिया के हिस्से बखरे कर रहे हैं। शमसुद्दीन वाली हलब ने सलीबियों के आगे हथियार डालकर तावान अदा किया और सुलह कर ली, और सलीबी आलम इस्लाम पर हावी होते जा रहे हैं। तो क्या हमारे लिए ये जरूरी नहीं हो गया कि हम फौजी ताकत से खलीफा को इस मुकद्दस गद्दी से उठाएं और इस्लाम की आबरू बचाएं? दोनों मुशीरों ने बैक जबान कहा, बिल्कुल फर्ज हो गया है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अब हमारा इकदाम जो कुछ भी होगा वो हम चारों के दरमियान राज होगा। और सुल्तान अय्यूबी उनके साथ अपने सोचे हुए इकदाम की मंसूबाबंदी करने लगा। सलीबी जासूसों और लड़कियों को अली बिन सुफियान अपने मखसूस तहखाने में ले गया और उन्हें कहा, तुम ऐसे जहन्नम में दाखिल हो गए हो जहां तुम जिंदा भी नहीं रहोगे, मरोगे भी नहीं। अपने जिस्मों को हड्डियों का ढांचा बनाकर जो बातें तुम मेरे सामने उगलोगे वो इसी सेहतमंदी की हालत में बता दो और उस जहन्नम से रिहाई हासिल कर लो। मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूं, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। वो जब उन्हें बेड़ियां डालने का हुक्म दे रहा था तो एक सलीबी ने कहा, हम सारी बातें बता देंगे। हमें सजा देने से पहले ये दरखास्त सुन लें कि हम तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजिम हैं। सजा हुक्म देने वालों को मिलनी चाहिए। हम जो मर्द हैं सख्तियां बर्दाश्त कर लेंगे। हम इन लड़कियों को अजियत से बचाना चाहते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम मेरा काम आसान कर दो तो लड़कियां तुम्हारे साथ रहेंगी।
इस तहखाने से तुम सबको निकाल लिया जाएगा और बाइज्जत नजरबंदी में रखा जाएगा। उन्होंने जो इंकशाफ किए उनसे उन तमाम हालात की तस्दीक हो गई जो नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद पैदा हुए थे। 3 रोज बाद मिस्र की सरहद से बहुत दूर शुमाल मशरिक की समत मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों और घाटियों का वसी खित्ता था, जिसमें कहीं कहीं सब्जा भी था और पानी भी। यह खित्ता काफिलों और फौजों के आम रास्तों से हटकर था। उसके अंदर एक जगह बेशुमार घोड़े बंधे हुए थे, उनसे जरा परे सवार सोए हुए थे और उनसे अलग हटकर छोटा सा एक खैमा लगा हुआ था जिसके अंदर एक आदमी सोया हुआ था। 3-4 आदमी टीलों के ऊपर टहल रहे थे और 3-4 आदमी उस खित्ते के बाहर बिखर कर घूम फिर रहे थे। खैमे में सोया हुआ आदमी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। टीलों पर और टीलों के बाहर घूमने फिरने वाले आदमी संतरी थे और जो सवार सोए हुए थे वो सुल्तान अय्यूबी के सवार थे। उनकी तादाद 700 थी। सुल्तान अय्यूबी ने बड़ी गहरी सोच विचार के बाद ये फैसला किया था कि वो कम से कम फौज अपने साथ लेकर दमिश्क जाएगा। अगर उसका इस्तकबाल एक सुल्तान की हैसियत से हुआ तो वो ज़बानी बातचीत करेगा और अगर मज़ाहमत हुई तो वो इसी नफरी से मुकाबला करेगा। अली बिन सुफियान ने उसे यकीन दिलाया था कि खलीफा और उमरा के मुहाफिज दस्तों ने मज़ाहमत की तो सालार तौफीक जव्वाद अपनी फौज सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर देगा। जंगी की बेवा ने यकीन दिलाया था कि शहर के लोग सुल्तान अय्यूबी का इस्तकबाल करेंगे, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने अपने आप को खुश फहमियों में कभी मुब्तला न होने दिया। उसने ये फर्ज करके फैसला किया था कि वो 700 सवारों के साथ जहां जा रहा है वहां का हर एक सिपाही और बच्चा बच्चा उसका दुश्मन है। उसने अपने रिसाले में से वो 700 सवार मुंतखब किए जो बहुत से मार के लड़ चुके थे। इनमें छापामार जासूस भी थे जो दुश्मन के अक़ब में मार के लड़ने का तजुर्बा रखते थे। जंगी महारत के अलावा ये सवार जज्बे के जुनूनी थे जिनकी आंखें सलीब का नाम सुनकर सुर्ख हो जाया करती। आज की फौजी जबान में ये क्रैक ट्रूप्स थे। काहिरा से उन सवारों को सुल्तान अय्यूबी ने रात के वक्त खुफिया तरीके से निकाला था। वो एक एक दो करके निकले थे और काहिरा से बहुत दूर एक पहले से बताई हुई जगह इकट्ठे हुए थे। सुल्तान अय्यूबी भी खुफिया तरीके से काहिरा से निकला था। सिर्फ अली बिन सुफियान और 2 खुसूसी फौजी मुशीरों को इसका इल्म था। सुल्तान अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता बदस्तूर काहिरा में उसके घर और हेडक्वार्टर में मुस्तैद रहता था। इससे ये तासुर दिया जा रहा था कि सुल्तान अय्यूबी यही है। तमाम यूरोपीय और मुसलमान मौरखीन इस पर मुत्तफिक हैं कि सुल्तान अय्यूबी ने 700 सवार मुंतखब किए, खुफिया तरीके से शहर से निकला और दमिश्क को रवाना हुआ। काहिरा और गिरदोनिवाह में सलीबी जासूस मौजूद थे। इनमें मिस्री मुसलमान भी थे जिनमें कुछ सरकारी मुलाजिम भी थे, मगर किसी को खबर तक न हुई कि काहिरा से सुल्तान अय्यूबी और 700 सवार गायब हैं। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान अय्यूबी दमिश्क में दाखिल होने तक अपनी नक्लो हरकत को राज में रखना चाहता था। इस मकसद के लिए वो रात का सफर करता और दिन को कहीं छुप जाता। 700 घोड़ों और सवारों को छुपाना मुमकिन नहीं था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी रेगजार का भेदी था। ऐसे रास्ते से जा रहा था जिधर से कोई काफिला नहीं जाया करता था और वो छुपने की जगह ढूंढ लेता था। 2 यूरोपीय मौरखों ने यह भी लिखा है कि इस खुफिया सफर के दौरान वो सवारों के साथ आम सिपाहियों की तरह घुला मिला रहता, गपशप लगाता और बातों बातों में उन्हें आग के बगूले बनाता रहता। उसके साथ उन्हें समझाता रहा कि आगे हालात क्या हैं और क्या हो सकते हैं। उसने सवारों को किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं किया, कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाई, उन्हें खतरों से आगाह करता रहा। सुल्तान अय्यूबी की शख्सियत और किरदार में जो जलाल था वो हर एक सवार की रूह में उतर गया और सवार उड़कर दमिश्क पहुंचने के लिए बेताब हो गए। मौरखों में अलबत्ता ये इख्तिलाफ पाया जाता है कि ये 1174 का कौन सा महीना था। बाज़ कहते हैं कि ये जुलाई का महीना था, बाज़ ने नवंबर लिखा है। बहरहाल ये वाक़या नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद का है। अगर वाक़या निगारों की तहरीरों में छोटे छोटे वाक़यात गौर से पढ़े जाएं तो मालूम होता है कि सुल्तान अय्यूबी सितंबर के इब्तिदाई दिनों में दमिश्क के लिए रवाना हुआ था। उसने मिस्र की हाई कमांड खुफिया तौर पर अपने 2 मुशीरों के सुपुर्द कर दी थी। सूडान की तरफ की सरहद पर मोर्चाबंदी और दिफाई इंतजामात मजीद मजबूत कर दिए गए थे। शुमाल की तरफ बहरिया को हुक्म दिया गया था कि हर वक्त दिन और रात समंदर में दूर दूर तक कश्तियां गश्त करती रहें और जंगी जहाज बहरी सिपाहियों के साथ हर लम्हा तैयारी की हालत में रहें। सुल्तान अय्यूबी ने अपने जानशीनों से कह दिया था कि किसी भी तरफ से हमला आए तो वो उसके हुक्म का इंतजार न करें। उसने ये भी हुक्म दे दिया था कि सरहद पर दुश्मन जरा सी भी गड़बड़ करे तो शदीद किस्म की जवाबी कार्रवाई करूं। हर वक्त जारहियत के लिए तैयार रहूं। अगर जरूरत महसूस हो तो सूडान के अंदर जाकर मिस्र का दिफा करो। सुल्तान अय्यूबी मिस्र को अपनी फौज और खुदा के हवाले करके चोरी छुपे 700 सवारों के साथ दमिश्क जा रहा था। दमिश्क के किले पर संतरी घूम फिर रहे थे।
उन्हें दूर उफक पर गर्द के घने बादल उठते नजर आए जो दमिश्क की तरफ आ रहे थे। वो कुछ देर देखते रहे, शायद ताजिरों और मुसाफिरों का कोई बड़ा काफिला होगा, मगर ऊंट इतनी गर्द नहीं उड़ाते। ये घोड़े मालूम होते थे। गर्द बहुत करीब आ गई तो उसमें जरा जरा घोड़े नजर आने लगे और फिर ऊपर उठी हुई बर्छियों की अन्नियां नजर आने लगी। हर बर्छी के साथ कपड़े की लंबूतरी झंडी थी। ये बिला शक शुबा कोई फौज थी और ये फौज खलीफा की नहीं हो सकती थी। एक संतरी ने नक्कारा बजा दिया। किले की दूसरी दीवारों पर भी नक्कारे बज उठे। किले में जो फौज थी वो तैयारी की पोजीशनों में आ गई। दीवारों के ऊपर तीरंदाजों ने कमानों में तीर डाल दिए। किले का कमांडर भी ऊपर आ गया। गर्द उड़ाते हुए सवार किले के करीब आ गए और हमले की तरतीब में आकर रुक गए। किले के कमांडर ने सवारों के कमांडर का झंडा देखा तो वो ठिठक गया। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का झंडा था। कलादार को सरकारी तौर पर बताया जा चुका था कि सुल्तान अय्यूबी ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब ये था कि अगर वो इस तरफ आए तो उसे बिला रोको टोक शहर में दाखिल न होने दिया जाए। कलादार ने पूछा, आप किस इरादे से आए हैं? अगर खलीफा से मिलना है तो अपने सवार दूर पीछे ले जाएं और अकेले आगे आ जाएं। सुल्तान अय्यूबी ने बुलंद आवाज से कहा, खलीफा से कह दो सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर बुला रहा है। और तुम सुन लो, मेरे सवार पीछे नहीं जाएंगे, शहर में जाएंगे। खलीफा को इत्तला दो कि वो बाहर न आया तो बहुत से मुसलमानों का खून उसकी गर्दन पर होगा। किले के कमानदार ने कहा, सलाहुद्दीन बिन नजमुद्दीन अय्यूब, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, तुम्हारा एक भी सवार जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं खलीफा के हुक्म का पाबंद हूं, तुम्हारे लिए शहर का कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।